हेलो गाइस। आज हम आपके लिए लाए हैं डीआरटी फर्स्ट ईयर के लिए बेसिक फिजिक्स। पिछली वीडियो में हमने कल आपको करंट पढ़ाया था, इसमें एसी और डीसी पढ़ाया था। आज हम आपको ओम्स लॉ पढ़ाएंगे। तो ओम का नियम देखिए, ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम, ओम नाम का एक वैज्ञानिक था। इसने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट एक तार पर दिया था, एक कंडक्टर लिया। जब इस ओम ने एक कंडक्टर में धारा प्रवाहित की ना, तो इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंशियल है वह धारा के समानुपाती होता है। और इस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध आर, वह धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओम्स ने यह बताया था। तो देखिए, अकॉर्डिंग दिस लॉ, इस नियम के अनुसार व्हेन द करंट इज फ्लो इन ए कंडक्टर, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो दैट दिस करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंशियल, तो वह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, विद्युत विभव के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, और व्युत्क्रमानुपाती होगा रेजिस्टेंस प्रतिरोध आर के। तो देखिए, ये कंडक्टर है, इसमें धारा प्रवाहित की हुई है, और ये रेजिस्टेंस भी होगा इसमें, और पोटेंशियल डिफरेंशियल भी होगा। तो ओम्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग बी समानुपाती क्या होगा, आई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंशियल समानुपाती है किसके, धारा के। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, बी इक्वल टू आई आर। यहाँ आर क्या है, तार का प्रतिरोध है, कंडक्ट रेजिस्टेंस है, जो एक कांस्टेंट नियतांक है। तो आर का मान निकालने के लिए बी के नीचे आई भेज देंगे, तो बी अपॉन आई ये हो गया आर का मान। ठीक है। अब ओम का नियम को हम किस सिंबल से दर्शाते हैं वो देखिए, ये इसका सिंबल होता है। अब आगे पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है देखिए, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध उसे कहते हैं, यानी कि जब हम किसी सर्किट में धारा फ्लो कर रहे हैं मान लीजिए, तो उस सर्किट में किसी कारणवश धारा न फ्लो होती है, यानी कि धारा रुक जाती है, तो वह धारा किसके कारण रुकेगी, प्रतिरोध के कारण। तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध। यानी कि जब धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा, उत्पन्न अवरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में या चार्ज के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दोगे, द रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इज द इन द फ्लो चार्ज या करंट। धारा के मार्ग में या फिर चार्ज के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा, प्रतिबाधा को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस के देखो टू टर्मिनल्स होते हैं। इट इज़ ए टू टर्मिनल्स। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस आर है, इसके ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है। और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस की, ओम्स में इसको मापते हैं। ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन। तो देखिए, रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, और समांतर क्रम संयोजन कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसों का क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस R1 है ना, और ये एक रेजिस्टेंस R2 है। तो हम ऊपर परिभाषा में पढ़ते आए, इसके दो टर्मिनल होते हैं। ये मान ले फर्स्ट टर्मिनल है, और ये इसका सेकंड टर्मिनल है। ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार सेकंड रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट टर्मिनल होगा, है ना, और ये क्या होगा, सेकंड टर्मिनल, सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल। यह क्या होगा, धनात्मक होगा, यह ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार मान लीजिए एक थर्ड रेजिस्टेंस R3 है, इसका ये क्या होगा, धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा। ये
थर्ड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल होगा और ये सेकंड टर्मिनल होगा। तो इसमें क्या है, मान लीजिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकंड टर्मिनल है उसको हम सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, और जो सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल है उसे थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे ऐसे एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया तो उसे क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे दोगे, ये रफ कार्य इसे ना देखें, तो इसकी परिभाषा कैसे दोगे आप देखिए, इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में द सेकंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड टर्मिनल है या पॉइंट है फर्स्ट रेजिस्टेंस का R1 का, इज कनेक्टेड होता है किससे, फर्स्ट टर्मिनल से। आपको बताया था ना, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल इज कनेक्टेड होता है सेकंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस, जो सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल इज कनेक्टेड होता है टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी। तो इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो आगे देखिए इसका डायग्राम, ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम में समझ लिया आपने, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल है ना, और ये सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सेकंड रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ना। ये R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या होगी कि जो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे वे समान धारा प्रवाहित होगी इन रेजिस्टेंसों में तीनों में, लेकिन इनका जो वोल्टेज है ना, विद्युत विभव, वह अलग अलग होगा। जैसे R1 के लिए V1 वोल्टेज होगा, R2 के लिए V2 होगा, R3 के लिए V3 होगा। तो अब इसका बिंदु A और बिंदु D के मध्य क्या निकालते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंशियल निकालते हैं। तब पोटेंशियल डिफरेंशियल बिटवीन दी पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो B इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इनका अलग अलग प्रतिरोध है, इनको जोड़ लिया है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंशियल निकालना अपन को, तो चूंकि ओम्स के अकॉर्डिंग नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या हम B इक्वल टू IR पढ़ते आए, तो इस IR को हम यहाँ रख देंगे B की जगह IR, तो IR1 IR2 IR3। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है कॉमन, I कॉमन आ रहा है, तो I हम कॉमन ले लेंगे तीनों रेजिस्टेंस से। अब I को इस प्रकार, इस समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, क्योंकि I से I कट जाएगा, तो ये समीकरण हो गया। अब उपरोक्त समीकरण एक क्या होगी, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। उपरोक्त समीकरण एक तुल्य प्रतिरोध को व्यक्त करेगी। ठीक है, अब यदि मान लीजिए किसी परिपथ में n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, तो उनके n रेजिस्टेंस का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कैसे निकलेगा, देखिए, इफ दी n रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड द सीरीज कॉम्बिनेशन देन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में R इक्वल टू क्या होगा, n लगा देंगे आगे, और R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार का ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये दो रेजिस्टेंस है R1, एक तो R1 है और ये R2 रेजिस्टेंस है। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट है और इसका ये सेकंड टर्मिनल है, इसका भी ये फर्स्ट टर्मिनल होगा, इसका भी ये सेकंड टर्मिनल होगा। तो R1 रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट टर्मिनल है वे R2 रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और R1 रेजिस्टेंस का सेकंड टर्मिनल है वह सेकंड रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से जुड़ा होगा। इसी प्रकार मान लीजिए n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं इसी कॉम्बिनेशन में, तो फर्स्ट टर्मिनल सभी का कनेक्ट हो जाएगा एक दूसरे से, और
सेकंड टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे इसकी परिभाषा कैसे दोगे, तो इन दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है ना फर्स्ट टर्मिनल, एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस, और ये सेकेंड टर्मिनल है ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से। तो इस प्रकार ये एक सर्किट बन गई। इस सर्किट में क्या होगा, पैरेलल क्रम में धारा का मान अलग अलग होगा, क्योंकि जितने लूप बनेंगे उतने ही धारा प्रवाहित होगी। तो मान लीजिए ये धारा इधर I1 धारा प्रवाहित हो रही है इस रजिस्टेंस में, और इसमें I2 प्रवाहित हो रही है। तो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, लेकिन इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंशियल है ना वो समान होगा, B होगा ओनली। आगे देखिए, बिंदु ए और बी के मध्य क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंशियल निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 I2, क्योंकि I धारा अलग अलग है तो I1 I2 हो जाएगा, इनका टोटल धारा निकालनी है इनकी। तो ओम्स के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, चूँकि B इक्वल टू आई आर होता है, B बराबर आई आर होता है, तो I का मान निकालने के लिए B अपॉन आर को हम इनके सभी के नीचे रख देंगे, I के B अपॉन R1 हो जाएगा, B अपॉन R2 हो जाएगा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, B कॉमन आ रहा है सभी में, तो B हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया, फिर B को भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यदि इसको आगे और सोल्व करना है तो देखिए, I1 R2 का हम लघुत्तम लेके नहीं, I1 R2 को लघुत्तम में ले लिया और R1 प्लस R2, ठीक है। यदि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, परिवर्तन बदल जाएगा ये मान। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। ये लघुत्तम से आता है, आपने 12th क्लास में लघुत्तम लेना सीखा होगा। आगे देखिए, ये उपरोक्त समीकरण क्या होगी, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब आता है कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम देखिए क्या होता है, कूलाम का नियम पढ़ते हैं हम। कूलाम का नियम क्या होता है, यानी कि जब दो आवेश होते हैं, एक तो Q1 होता है, एक Q2 होता है, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R होती है ना। तो इन दोनों आवेशों पर एक बल लगाया जाता है, एक फोर्स F लगाया जाता है। यह बल क्या होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये फोर्स। तो उसे ही क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं। इसने ये एक स्टेट बताया, इसने अपने सुझाव दिया कि द फोर्स बिटवीन दी टू चार्ज Q1 Q2, यानी कि दो आवेशों के मध्य एक बल Q1 Q2 के मध्य एक बल लगा हुआ है, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के तो क्या होता है, डायरेक्ट समानुपाती होता है, क्या, बल। और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R स्क्वायर, और इनकी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी दूरी के बिटवीन दी चार्ज Q1 और Q1 Q2 की दूरी के वर्ग के तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम्स का नियम होता है। अब देखो, अकॉर्डिंग दिस परिभाषा के अनुसार F इक्वल टू क्या हो गया, Q1 Q2, क्योंकि आवेश Q1 Q2 के क्या होता है, डायरेक्ट समानुपाती होता है, इनके गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और इनकी दूरी के, इन दोनों आवेशों की दूरी के, Q1 और Q2 की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, 1/r स्क्वायर। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर समानुपाती स्थिरांक हटाएंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q2 R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, एक कांस्टेंट नियतांक है जो समानुपाती को हटाने पर आता है।
अब के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान होता है। और नोट में लिखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, देखिए ये एक विद्युतशीलता होती है, आवेश की विद्युतशीलता, जिसे हम, जिसका मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसका मान होता है। हेलो गाइज, देखिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपको, देखिए अगली वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉपिक पढ़ाएंगे। आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू गाइज।